प्रिय छात्रों नमस्कार। पारिस्थितिकी अंतःक्रिया, पारिस्थितिकी अंतःक्रिया की पिछली क्लास में हम लोगों ने फास्फोरस चक्र, कैल्शियम चक्र और नाइट्रोजन चक्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग बात करेंगे जल चक्र या हाइड्रोजन चक्र की। जल चक्र या हाइड्रोजन चक्र। अच्छा, जल चक्र की बात करें तो जल का जो अणुसूत्र होता है, जल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2O, ठीक है। और इसका जो अणुभार है वो होता है 18, ठीक है। वातावरण में जो जैव मंडल में जो लगभग 15,000 लाख घन किलोमीटर जल विद्यमान है। कितना है? 15,000 लाख घन किलोमीटर, ठीक है। कितना जल विद्यमान है? 15,000 लाख घन किलोमीटर जल जो है विद्यमान है अपने वातावरण में। और पृथ्वी पर जो समुद्री जल है, पृथ्वी पर जो समुद्री जल है वो लगभग 71% के लगभग आपके विद्यमान है। अब जल चक्र से क्या मतलब है? तो जल चक्र से मतलब होता है सूर्य की ऊष्मा की जो जल राशियाँ आ रही हैं, मतलब उसकी जो रश्मि किरणें आ रही हैं, उनसे जल वाष्पित होकर जो है वायुमंडल में जाता है, ठीक है। मान लो जो समुद्री जल वगैरह पृथ्वी पर जल उपस्थित है, पृथ्वी पर जो जल उपस्थित है, ठीक है, इस जल पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। किसकी किरणें पड़ेंगी? आके सूर्य की, ठीक है। सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें पड़ने से जल जो है वाष्पित होता है। क्या होता है? जल वाष्पित होता है, ठीक है। जल वाष्पित हुआ और जल वाष्पित होकर वाष्पीकरण के द्वारा कहाँ पहुँचता है? वायुमंडल में। कहाँ पहुँच जाता है? वायुमंडल में। जल जब ये वायुमंडल में पहुँच जाता है और जब अधिक ऊंचाई पर पहुँच जाता है तो ये संघनित होता है। क्या होता है? संघनित होता है। जब ये संघनित होता है तो संघनित होने पर क्या होता है? बादल बनते हैं और यही जल संघनन के द्वारा अन्य रूपों में पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आता है। पुनः जो है पृथ्वी पर वापस लौट आता है। अब यही वर्षा जल तथा संघनन के अन्य रूपों में पुनः जो पृथ्वी पर आ जाता है, इसमें से अधिकांश जल बहकर तो समुद्र में पहुंच जाता है और इसके बाद जो पेड़ पौधों के पास रह जाता है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण पुनः जो है वायुमंडल में चला जाता है और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब जल चक्र पूर्ण कैसा होता है? तो जल चक्र जो है कई चरणों में पूर्ण होता है। जल चक्र का पहला चरण जो है वो होता है जलाशय, जैसे झील, तालाब, नदी, समुद्र। झील, तालाब, नदी है, अन्य जो आपके जलाशय हैं, इनसे वाष्पीकरण के द्वारा, किस विधि के द्वारा? वाष्पीकरण की विधि के द्वारा, वाष्पीकरण की विधि के द्वारा वातावरण में भाप के रूप में पहुंचता है। वातावरण में किस रूप में पहुंचता है? भाप के रूप में, ठीक है। जब ये वातावरण में भाप के रूप में पहुंच जाता है तब क्या होता है? अब क्या होगा? तो भारी मात्रा में पेड़ पौधे जो है जल का भूमि से अवशोषण करते हैं। अब पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे जो हैं आपके ये भूमिगत जल का अवशोषण करते हैं,
कैपिलरी वाटर का भूमि जल का अवशोषण करते हैं और भूमि जल का अवशोषण करने के बाद वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेंगे और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में जल वाष्प को छोड़ते हैं और ये भाप के कारण भी बादलों का निर्माण होता है। अब जब ये बादल बन गए तो ये बादल जो है अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जहां जो है तापमान कम होने के कारण भाप के कण जो हैं वो द्रवित हो जाते हैं। भाप के कण क्या हो जाते हैं? द्रवित हो जाते हैं और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब क्या होता है, जब वर्षा हुई तो अधिकांश जल पृथ्वी पे आया, कुछ जल तो आते आते ही वाष्पीकृत हो गया, कुछ वातावरण में समाप्त हो गया आके, और कुछ जल पृथ्वी के द्वारा सोख लिया जाता है जो भूमिगत जल कहलाता है। अब कुछ जल जो बचा वो बहकर समुद्र में पहुंच जाता है और कुछ जल एकत्रित हो जाता है पृथ्वी पर, जिसका उपयोग मानव अपने लिए करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जल चक्र चलता कैसे है थोड़ा सा। तो जल चक्र में सागर या महासागर, ठीक है, यहां से जलों का बाष्पीकरण हुआ। जल का क्या हुआ? बाष्पीकरण। और निर्माण किया बादलों का, और संघनन के द्वारा कुछ जल तो बरसात द्वारा वापस आ जाता है, ठीक है, और यहां बाष्पीकरण होता है। क्या है ये? बादल। अब यही बादल जो है आपके पृथ्वी पर, यही बादल जो है आपके भूमि पर गिरे आके वर्षा के रूप में, और इनको जो है और पौधों ने ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? पौधों ने। तो पौधों ने भी कुछ जल जो है क्या किया? बाष्पीकृत कर दिया। ठीक है, और कुछ जल जो है भूमि की सतह पर आया, कुछ भूमिगत हो गया, ठीक है, और जो भूमि की सतह पर आया ये जल बहकर जो है नदियों में पहुंचा, और नदियों से ये जल बहकर पुनः सागरों में पहुंच गया। इस तरह से जो है पृथ्वी पर अपना जल चक्र पूरा होता रहता है। बात करते हैं इकोटोन। क्या है इकोटोन? तो इकोटोन जो है दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र होता है। संक्रमण क्षेत्र का मतलब होता है दोनों क्षेत्रों के गुणों को पाए जाने वाला बीच का क्षेत्र। मतलब जो बीच में है उसमें जैसे मान लो ए बी और इसके बीच में सी है, तो इसमें ए के भी लक्षण हो बी के भी लक्षण हो, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे जब संक्रमण क्षेत्र में कोई प्रजाति उपस्थित होती है तो उसको कहा जाता है इकोटोन। यानी कि दो
पारिस्थितिक दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें दोनों पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक, दोनों तंत्रों की विशेषताएं। अच्छा, तो अब इकोटोन के उदाहरण क्या क्या हैं? तो इकोटोन में आपके कुछ घास भूमियां आती हैं, कुछ घास भूमियां, ज्वार नदमुख आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके नदी तट आते हैं आदि। ये सब जो हैं आपके इकोटोन के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि इकोटोन की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, आखिर क्या है ये क्षेत्र, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बात करते हैं इकोटोन की विशेषताएं। क्या है इकोटोन की विशेषताएं? तो पहली विशेषता है कि ये जो है संकीर्ण या विस्तृत किसी भी रूप में हो सकता है। यह संकीर्ण या विस्तृत किसी भी रूप में हो सकता है। किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक, मतलब संकीर्ण भी हो सकता है और विस्तृत भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी विशेषता है कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित होने के कारण, क्या, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित होने के कारण यह तनाव का क्षेत्र होता है। किसका? तनाव का क्षेत्र। जिसको हम कह सकते हैं जोन ऑफ टेंशन। ठीक है, तीसरी विशेषता है इसकी कि ये पूर्ण विकसित इकोटोन में जो है कुछ ऐसी भी प्रजातियां मिलती हैं जो आसपास के दोनों समुदायों से भिन्न होती हैं। ठीक है, एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ प्रजातियां ऐसी भी मिलती हैं कैसी? जो आसपास के दोनों समुदायों से भिन्न होती हैं। दोनों समुदायों से भिन्न होती हैं।
मतलब एक तीसरी प्रजाति बन जाती है। ठीक है। और चौथी विशेषता होती है इसकी कि जब इकोटोन में प्रजातियों की संख्या व घनत्व किसी भी समुदाय में अधिक होता है तो ऐसी प्रजाति को या ऐसे प्रभाव को एज प्रभाव कहा जाता है। जब इकोटोन में प्रजातियों की संख्या व घनत्व, ठीक है, व घनत्व किसी भी समुदाय से अधिक हो जाता है या अधिक होता है तो इसे एज प्रभाव कहते हैं। एज प्रभाव कहते हैं। ठीक है। जब इकोटोन में प्रजातियों की संख्या व घनत्व किसी भी समुदाय से अधिक होता है तो इसे एज प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी निकेतन की। नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिकी निकेतन। पारिस्थितिकी निकेतन की तो सबसे पहली बात आती है कि पारिस्थितिकी निकेतन अथवा निक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो पारिस्थितिकी निकेतन या निक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ग्रीनएल्स ने। किसने किया था? ग्रीनएल्स ने। कब किया? तो 1971 में। ठीक है। दूसरी बात क्या है, ग्रीनएल्स ने इसको कैसे परिभाषित किया? तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों और उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से, पारिस्थितिकीय निकेतन के माध्यम से निरूपित किया था। क्या किया था इन्होंने? किन्होंने? ग्रीनएल्स ने। इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण की व्यवस्था इसी माध्यम से निरूपित की। ठीक है, इसी माध्यम से। अब है क्या पारिस्थितिकी निकेतन? तो प्रत्येक जाति अथवा उपजाति पारिस्थितिकीय क्षेत्र में एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित रहता है।
प्रत्येक जाति अथवा उपजाति का जो है पारिस्थितिकीय तंत्र में जो है एक क्षेत्र या एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र की सीमा में वो निवास करता है और अपना जीवन यापन करता है। और जो निश्चित सुरक्षित क्षेत्र है जिसमें जीव अपना जीवन यापन कर रहा है, यही जो है सुरक्षित क्षेत्र आपका निकेत, निलय या निक कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक जाति अथवा प्रत्येक जाति अथवा उपजाति का पारिस्थितिकीय क्षेत्र में एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र, एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है। उसमें क्या करता है, उसी क्षेत्र की सीमा में, उसी क्षेत्र की सीमा में, जिस क्षेत्र में वो रह रहा है, निवास कर अपना जीवन यापन करते हैं। यही सुरक्षित क्षेत्र, यही सुरक्षित क्षेत्र निकेतन, निक या निलय, ठीक है, या निलय कहलाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ऑडम की, क्योंकि उन्होंने भी इस पे काम किया है, ईपी ऑडम ने। तो जो ईपी ऑडम है उन्होंने भी स्पष्ट किया कि निकेत एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है। क्या है? निकेत एक सूक्ष्म निवास है, सूक्ष्म निवास है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें एक ही प्रकार की, जिसमें एक ही प्रकार की जाति, ठीक है, जाति अथवा उपजाति निवास करती है, अथवा उपजाति निवास करती है। ठीक है। किसने कहा इस बात को? ईपी ऑडम ने। ठीक है, ईपी ऑडम ने। अब एल्टन ने भी कहा इसके बारे में कुछ। एल्टन ने कहा कि किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान निकेत कहलाता है। क्या कहा? किसी जंतु विशेष का, किसी जंतु विशेष का, किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान, समुदाय में
स्थान निकेत कहलाता है। निकेत कहलाता है। ये बात किसने कही? एल्टन ने। ठीक है, एल्टन महोदय ने ये बात कही। ठीक है, अच्छा अब हम और भी इसको कह सकते हैं कि किसी एक निकेत में जितने भी रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां, इसकी जो एक विशेषता है निकेत की, क्या कि किसी एक निकेत में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी एक निकेत में, ठीक है, रहने वाले जीव समुदाय, रहने वाले जीव समुदाय, ठीक है, जो भी जीव समुदाय रहते हैं कि दो जातियां एक साथ नहीं रह सकती हैं, साथ साथ नहीं रह सकती हैं। ये निकेत की विशेषता है। क्या है कि किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो प्रजातियां एक साथ नहीं रह सकती हैं, यानी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी। एक ही जीव का एक ही समुदाय होना चाहिए निश्चित क्षेत्र, दो जातियां नहीं रह सकती हैं। अगली विशेषता इसकी है कि किसी निकेत में रहने वाली, किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में, जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की, रहने वाली जाति की पूरक होती है। ठीक है, क्या मतलब है कि किसी निकेत में रहने वाली, मतलब दो निकेत हैं, मान लो एक ये है एक ये है, तो किसी एक निकेत में रहने वाली जो जाति है वो दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की केवल पूरक होती है। ठीक है, अब पारिस्थितिकी के निकेत के प्रकार कितने हैं तो देखते हैं निकेत के प्रकार। तो पारिस्थितिकी में निकेत जो है चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। पहला है आवास निकेत। आवास निकेत क्या होता है? आवास निकेत जहां वो प्रजाति रहती है, जो प्रजाति रहना चाहती है वो रह रही हो, वह प्रजाति रहती है। ठीक है, एक प्रकार। दूसरा होता है खाद्य निकेत। खाद्य निकेत, खाद्य निकेत का है कि वो प्रजाति क्या खाती है, वह प्रजाति जो रह रही है क्या खाती है। पहला काम, क्या अपघटित करती है, क्या अपघटित करती है, किन प्रजातियों के साथ उसकी भोजन के हेतु, किस प्रजाति के साथ उसकी भोजन के साथ स्पर्धा है। जब ये चीज हम निकेत में देखने लगते हैं तो उस निकेत को कहा जाता है खाद्य निकेत। तीसरा निकेत होता है पुनर्जनन निकेत। क्या होता है पुनर्जनन निकेत? कब और कैसे, कब
और कैसे वह प्रजाति पुनर्जनन करती है। ठीक है, जब ये चीज हम देखने लगते हैं कि कब और कैसे वो प्रजाति पुनर्जनन करती है, तो ऐसे निकेत को कहा जाने लगता है पुनर्जनन निकेत। ठीक है, और चौथा निकेत होता है रासायनिक एवं भौतिक निकेत। रासायनिक एवं भौतिक निकेत। ये क्या है? तो उस प्रजाति की जो तापमान है, भूमि है, उसके प्रकार हैं, आर्द्रता है, ये अन्य जरूरतों का जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो उस निकेत को फिर कहा जाने लगता है रासायनिक एवं भौतिक निकेत। उस प्रजाति की जो वहाँ निवास कर रही है, प्रजाति की तापमान, भूमि, प्रकार, ढाल, आर्द्रता व अन्य जरूरतें, जब इनका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे निकेत को कहा जाता है रासायनिक एवं भौतिक निकेत।